तो दोस्तों आज हो गया है 14 अगस्त 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के गुरुवार को राजधानी पटना में सबसे ज़्यादा 399 कोरोना संक्रमित मिले हैं। पटना के अलावा अन्य 14 जिलों में 100 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, जबकि 15 जिलों में मिले कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 50 से 100 के बीच रहा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी पटना में 399, पूर्वी चंपारण में 220, कटिहार में 200, बेगूसराय में 197, गया में 189, सहरसा में 175, अररिया में 163, मधुबनी में 159, सीतामढ़ी में 133, पूर्णिया में 130, जहानाबाद में 127, बक्सर में 118, नालंदा में 110 और कैमूर में 103 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर। बिहार विधानसभा के आम चुनाव को लेकर मतदाता मास्क लगाकर बूथों पर मतदान करेंगे। मतदान के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव तैयारियों में जुटे जिला निर्वाचन पदाधिकारी साथ जिला अधिकारी के माध्यम से इसके लिए पहल शुरू कर दी गई है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा कोरोना संकट के बीच चुनाव कराने को लेकर सभी प्रकार के सावधानियों को लेकर तैयारी की जा रही है। आयोग द्वारा बिहार के चुनाव को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किया जा रहा है। बताया गया है कि इस बार जो बूथ बनाए जाएंगे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य शर्त होगी। आज की तीसरी बड़ी खबर। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर सियासी संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सचिन पायलट खेमे की वापसी के बाद अब बीजेपी सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है विधानसभा सत्र में बीजेपी की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया गया है। विपक्ष की इस चुनौती के बाद अब गहलोत सरकार को सरकार बचाने के लिए फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि कांग्रेस सरकार अपने विरोधाभास में गिरेगी। पिछले एक महीने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस दो फार हो चुकी है और इनके आपस की टकरार से ही सरकार गिरेगी। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र कट राठौड़ ने गुरुवार को पार्टी की बैठक के बाद इसकी घोषणा की है। उधर नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि ये सरकार अब जल्द गिरने वाली है, क्योंकि कांग्रेस अपने घर में टाँका लगाकर कपड़े को जोड़ना चाह रही है, लेकिन कपड़ा फट चुका है। आज की चौथी बड़ी खबर। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी के मौत पर प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने उठाए अहम सवाल। नमस्कार साथियों, कल जब से श्री राजीव त्यागी जी के निधन का समाचार सुना, उसके बाद से स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। साथियों, श्री राजीव त्यागी जी एक प्रखर वक्ता होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त भी थे और कल डिबेट के दौरान वो किस दबाव में होंगे ये मैं एक कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते महसूस कर सकता हूँ। ये दबाव हमारे धैर्य, हमारी सहनशीलता, हमारे आचरण की परीक्षा देने के समान होता है। साथियों, सबसे पहले तो डिबेट का टाइटल ऐसा चुना जाता है कि या तो वो समाज में बंटवारा करे। ऐसा टाइटल चुना जाता है जिसमें कि सत्ताधारी दल को बिना डिबेट के ही विजयी घोषित किया जा सके। जब डिबेट चालू होती है और सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारे शीर्ष नेतृत्व पे ओछी टिप्पणियां करते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोकता। जब वो हमारे धर्म पर, हमारे पहनावे पर, हमारे सिर पे लगे हुए तिलक पे ओछी टिप्पणी करते हैं तो उनको कोई नहीं रोकता है। जब हमारे जवाब देने की बारी आती है तो ये पहली बात तो हमें पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है, और अगर समय दे दिया जाता है तो हमारी आवाज़ धीमे कर दी जाती है। तकनीकी कारणों से हमारे से संपर्क तोड़ दिया जाता है। हमारे जवाब देते वक्त ब्रेक लेना याद आ जाता है। क्या इन सब के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें अपना संविधान दिया था? एक कांग्रेस प्रवक्ता के सामने 3 से 4 घोषित अघोषित प्रवक्ताओं को बैठा दिया जाता है। एक भाजपा का प्रवक्ता, एक आरएसएस का प्रवक्ता, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम करता है। क्या इसके लिए हमारे पुरखों ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी थी? आप सोचिएगा जरूर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या पिछले 15 से 20 दिनों में आपने एक भी डिबेट राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर देखी प्राइम टाइम पर? एक भी डिबेट एनवायरमेंट रूल्स में जो फेरबदल हो रहा है उस पर देखी? उत्तर होगा ना।
सोचेगा जरूर कि ऐसा कब तक चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। आज की पांचवी बड़ी खबर, बिहार के सीमांचल के साथ लगातार हो रहे नाइंसाफ़ी के खिलाफ फूटा ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन आज़ाद का गुस्सा। क्या दिया मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, मरहूम अल्लाह उनको जन्नत दे, उन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, माले हो, एनसीपी, सबने सीमांचल के साथ नाइंसाफी किया। इसलिए सीमांचल के साथ नाइंसाफी किया, मैं खुल के बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पे मुसलमानों की आबादी है, वहां पे दलितों की आबादी है, वहां पे आदिवासी भाइयों की आबादी है, वहां पर पिछड़ों की आबादी है, वहां पर दबे कुचले की आबादी थी। इसलिए आपने हमारे साथ नाइंसाफी किया। मैं लोगों आपसे बोलना चाहता हूं, क्योंकि हम अल्लाह से डरते हैं, हम सजदा भी अपने अल्लाह के लिए करते हैं और डरते भी अपने अल्लाह से हैं। न वक्त के फिरौन से डरते हैं, न वक्त के नमरूद से डरते हैं। अगर डरते हैं तो अपने अल्लाह से डरते हैं, और झुकते हैं तो अपने अल्लाह के आगे झुकते हैं। क्या मिला सीमांचल को? क्यों नहीं महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट अब तक हो पाया? 77 में कर्पूरी ठाकुर जी के वक्त पे हुआ था। क्या मिला सीमांचल को? मेरे घर में आज बाढ़ की तबाही हो रही है, मेरे घर में आज पानी घुस रहा है, मेरे खेत के फसल बर्बाद हो गए, मेरा स्कूल कॉलेज में पानी घुस रहा है, मेरे मस्जिद और मंदिर में पानी घुस गया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। हमने तारिक अनवर साहब को जिता दिया, एमजे अकबर साहब को जिता दिया, हमने सैयद शहाबुद्दीन साहब को जिता दिया, हमने यूनुस सलीम साहब को जिता दिया। हमें क्या मिला? सीमांचल को क्या मिला? हमने दूसरे के खूब घरों में दिवालियां मनाई, लेकिन हमारे घर में एक दिया तक नहीं जला। यह है सीमांचल के साथ नाइंसाफी का सबूत। सबने नाइंसाफी किया। लालू जी, हम क्यों लालू जी का चालीसा पढ़ेंगे? क्यों हम लालू जी का चालीसा पढ़ेंगे? लालू जी ने, जब सरकार में लालू जी आए तो मढ़ौरा छपरा में रेल कारखाना हुआ, मधेपुरा में रेल कारखाना हुआ, लेकिन सीमांचल में नहीं लालू जी ने दिया। ये पूछेंगे, हम पूछेंगे और पूछते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। नीतीश जी सब सरकार में आए तो नालंदा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खुली, नालंदा में रेल का चक्का का कारखाना खुला, लेकिन क्यों नहीं कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज को हुआ? याद रखिएगा, ना अख्तरुल इमान साहब को एमएलए एमपी बनने, ना मंत्री बनने की लालच है, ना उनका सिपाही आदिल हसन को बनने की लालच। इसके किसी भी लीडर को एमपी एमएलए का शौक नहीं है। हम चाहते हैं कि वक्त के फिरौन से आंख मिला के बात करें। इसमें सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी हिम्मत आप दीजिएगा। हमारे ताजिर, हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, हमारे ओलेमा, हमारे पुजारी भाई, हमारे इमाम साहब लोग, हमारे कवि, हमारे शायर, हमारे जब तक नहीं सीमांचल की गरीब अवाम, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे किसान, हमारा मजदूर, आज लॉकडाउन में हुआ सबसे ज्यादा परेशान सीमांचल के लोग रहे। कोई पूछने वाला नहीं था। ये कांग्रेस का एमपी को जिताया किशनगंज का, 72 दिन खुद वो लॉकडाउन में फंसा रहे। हमने राहुल गांधी के नाम पर वोट दे दिया, सोनिया जी के नाम पर वोट दे दिया, लालू जी के नाम पे वोट दे दिया, लेकिन हमें क्या मिला? कब तक हम दिल्ली और बॉम्बे के थोपे हुए नेता को अपने घर का दिया जलाएंगे? उसके लिए अपना टाइम बर्बाद करेंगे? फिर से बोलना चाहता हूँ, वक्त बहुत अच्छा है। हर पॉलिटिकल पार्टी आएगी इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठजोड़ करने इंशाअल्लाह ताला। ये आप लोग की दुआओं का और आप लोग की मेहनत का नतीजा है, आप लोग का लगातार संघर्ष में साथ देने का नतीजा इंशाअल्लाह ताला। हर पॉलिटिकल पार्टी, दारुस्सलाम इंदिरा गांधी गई थी, कांग्रेसियों ये सुन लो, इंदिरा गांधी तुम्हारी जो नेत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनको दारुस्सलाम जाना पड़ा था। इंशाअल्लाह ताला दारुल ईमान भी लोग आएंगे और दारुस्सलाम भी इंशाअल्लाह जाएंगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पुकार है और हमारे नियतों में इखलास है। हम आपसे दुआ भी करते हैं और इल्तिजा भी करते हैं, दुआ कीजिए कि यार हमारे दिल में जो सीमांचल के लिए और बिहार के लिए जो मोहब्बत है, जो खिदमत का जज्बा है, अल्लाह उसको कायम और दायम रखे। अल्लाह फिरौन, नमरूद, अबराहा के तसव्वुर से भी हम लोग को बचाए। हम लोग में गुरूर, तकब्बुर कभी नहीं अल्लाह पाक दे। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से, और आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिए। लेकिन आज सीमांचल के लोगों, आज मिथिलांचल के लोगों, आज चंपारण के लोगों, मगध के लोगों, शाहबाद के लोगों, भागलपुर प्रमंडल के लोगों, पटना प्रमंडल के लोगों, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब जैसी शख्सियत आपके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम डिप्टी सीएम मंत्री बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सब हमारे पास आएंगे, सब जितने तोप है सब आएंगे, सबको आना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। हक तो हक है। बारसोई में जो स्थिति है, लाइट की स्थिति है, क्या मिला? बलिया बेलोन को ब्लॉक बनाने की स्थिति थी, क्या मिला? आबादपुर को ब्लॉक बनाने की स्थिति थी, क्या मिला? हर पुल पुलिया की आज स्पेशल जरूरत थी, लेकिन अभी तक आजादी के 72 साल बाद
आजादी के 72 साल बाद हमें क्या मिला? अरे देश आजाद हुआ, जब आजादी की किरण हुई थी तो सबसे पहले सीमांचल आई थी, उसके बाद लखनऊ गई थी, उसके बाद दिल्ली गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा तासुब, सबसे ज्यादा हमारे साथ नाइंसाफी हुई।